हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिगिनर्स टेक पर। अगर हमारे यूट्यूब चैनल बिगिनर्स टेक को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे। देखिए, जो मैं टेंस था मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक बता दिया है, यानी जो प्रेजेंट टेंस है वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। इसके बाद देखिए आता है हमारा पास्ट टेंस। तो सबसे पहले होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए मैं आज वो बताऊंगा। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। देखिए ये क्या होता है, इसकी पहचान, इसका रूल देखिए सब इसी में मैं बताऊंगा। देखिए जो यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले तो आप इसमें जानेंगे इसकी पहचान। कैसे पहचानेंगे कि ये एक जो टेंस होगा कौन सा टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। देखिए जैसे मान लीजिए, देखिए मैंने आपको बताया जो पास्ट था इसकी पहचान क्या थी, था। उसके बाद इंडेफिनिट की त। देखिए ये हो गया। अब आपको देखिए इसी से समझ में आ रहा है कि देखिए जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, अगर इत्यादि शब्द ये सब आए तो कौन सा टेंस कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए इसकी पहचान क्या हो जाएगी, पहचान। देखिए इसकी जो पहचान होती है ये होता है जिस भी वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में देखिए जिस वाक्य के अंत में ता है, देखिए ता है नहीं इसमें, देखिए ता थी, ता थे और ता। देखिए इसके अंत में समझ लीजिए ता और थ बस आएगा। देखिए तो जिस वाक्य के अंत में ता थे, ता थे, ती थे, ते थे, इत्यादि शब्द आए, इत्यादि शब्द आए तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, टेंस कहलाता है। देखिए ये जो है यानी पास्ट इंडेफिनिट की टेंस जो पहचान है, देखिए ये क्या है, जिस वाक्य के अंत में, देखिए जो पहचान होती है टेंस की वो क्या होता है, वो हमेशा अंत में ही आता है। देखिए तो जिस वाक्य के अंत में ता थे, ती थे, ते थे इत्यादि शब्द आए तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ये तो देखिए ये हो गया। और ये चीज आपको याद रखना है, देखिए जो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है यानी जो साधारण वाक्य होता है इसमें मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है और उसके बाद जो नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव, जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव होता है और डबल इंट्रोगेटिव ये होता है, इसमें हम लोग डिड का यूज करते हैं। क्यों करते हैं देखिए मैं आगे बताऊंगा। देखिए तो इसकी पहचान ये हो गई। देखिए इसके बाद इसमें और कुछ भी नहीं है, इसमें ना जो अफर्मेटिव होता है इसमें कोई मेन वर्ब का, देखिए मैं बता चुका हूँ, सेकंड फॉर्म यूज होगा कब, अफर्मेटिव सेंटेंस में। और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब होता नहीं। देखिए जो हमारे एक ऐसा टेंस है इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए जो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है आप जानते हैं, साधारण वाक्य। सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है आप जानते हैं, साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य भी आप जानते हैं क्या होता है, जिस वाक्य के बीच में नहीं या प्रश्नवाचक वाक्य ना आए उसे हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस या साधारण वाक्य। देखिए ये हो गया। अब इसका देखिए जो रूल होता है, देखिए रूल होता है सब्जेक्ट के बाद। देखिए रूल हमारा होता है सब्जेक्ट के बाद आपको कुछ भी नहीं लिखना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं लिखना है। देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो रहेगा ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो भी ईटीसी रहेगा उसे आप लिख देंगे। तो यही देखिए हमारा साधारण सेंटेंस। देखिए यानी अफर्मेटिव वाक्य, इसमें आपको जो भी सब्जेक्ट रहेगा, चाहे ही, सी, इट या फिर कोई एक नाम, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, देखिए दोनों में जो हमारा यूज होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब देखिए ये हो गया। अब इसमें देखिए हम मान लीजिए जैसे दो उदाहरण ले रहे हैं, जैसे में वह खाता था, वह खाता था। देखिए ये जो है, देखिए अंत में ता था आ रहा है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए जो हमारा है यहाँ पर ता था,
या ती थे या ते थे, ये सब आएगा तो वो कौन सा टेंस कहलाता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए जैसे ये है उदाहरण में, जैसे अब देखिए इसमें क्या करना है आपको? सब्जेक्ट की मीनिंग लिखना है। वह की मीनिंग ही होगी क्योंकि यहाँ पर ये अंत में बता रहा है कि यह लड़का है, तो इसकी मीनिंग ही लिखेंगे। उसके बाद जो खाता है यानी खाना की मीनिंग क्या हो जाएगी इसमें? ईट। अब देखिए ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? ईट, ईट, ईटन होता है। देखिए तो इसका सेकंड फॉर्म ईट। देखिए ये हो गया। इसके बाद देखिए मान लीजिए हम लोग जो प्लूरल में उदाहरण लेते हैं, जैसे तुम जाते थे, तुम जाते थे। जैसे ये देखिए इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम। अब तुम की मीनिंग क्या होगी इसमें? यू। उसके बाद हमें क्या लिखना है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। देखिए तो इसमें वर्ब क्या है? इसमें जाना। जाना की मीनिंग क्या होती है? गो। अब गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। तो यू वेंट। देखिए इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? वेंट। देखिए हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद वर्ब जो होगा उसका सेकंड फॉर्म लिख देंगे, बस हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। देखिए मैंने आपको जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस था उसकी पहचान बता दी और अफर्मेटिव सेंटेंस बता दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आता है निगेटिव सेंटेंस। देखिए क्या आता है? अफर्मेटिव के बाद आता है निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। निगेटिव सेंटेंस। देखिए मैं आपको इसे कई बार बता दिया हूँ कि जो निगेटिव सेंटेंस होता है ये क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। देखिए जो निगेटिव सेंटेंस होता है ये होता है जिस भी वाक्य के बीच में अगर नहीं शब्द आए तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है? निगेटिव सेंटेंस। तो अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? देखिए आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए इसमें आपको इसका जो रूल होता है, देखिए इसमें आपको अब बस सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद देखिए डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? डिड। अब देखिए इसमें हम लोग डू का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसमें हम लोग डू का यूज करते थे और इसमें हम लोग इसका सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। और देखिए सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे यानी डिड नॉट हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो डिड नॉट यूज होगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज होगा, क्योंकि देखिए जो सेकेंड फॉर्म था आगे ही यूज हो गया तो आगे क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। देखिए उसके बाद देखिए अब इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यही तो मैं बता रहा था आपको, अफर्मेटिव में और निगेटिव में थोड़ा सा अंतर है। अफर्मेटिव जो था उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता था और जो निगेटिव है देखिए या इंट्रोगेटिव इसके आगे जो भी होता है उसमें हम लोग डिड का यूज करते हैं, क्योंकि देखिए ऑलरेडी इसमें जो डू है, डू का मतलब होता है करना, जिसमें आप इसे वर्ब भी बोल सकते हैं। देखिए इसका ऑलरेडी यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज हो गया है, इस तरफ ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। तो देखिए तो इसीलिए यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है। देखिए मान लीजिए हम लोग इसे उदाहरण लेते हैं, जैसे वह नहीं जाता था। देखिए जैसे यही उदाहरण है। अब देखिए इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह। अब देखिए वह जो है इसकी मीनिंग हम लोग क्या लिखेंगे? ही, क्योंकि देखिए हम तुम्हें ये बता रहा है कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि देखिए कोई जाता है, अगर जाता तो यानी वो लड़का ही होगा। अगर यहाँ पर जाती होता तो वो क्या होता? वो एक तरीके से लड़की हो जाती, क्योंकि उसमें बता रहा था उसमें लड़की का सेंस बनता तो वो इसकी मीनिंग क्या लिखी जाती? सी। तो इसमें इसकी मीनिंग, वह की मीनिंग क्या लिखी जाएगी? ही। अब देखिए आपको कुछ भी नहीं लिखना है, नहीं आया तो डिड नॉट लगा देंगे बस, चाहे वो जिसका भी इसमें देखिए वो चाहे सिंगुलर का सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल का सब्जेक्ट, सभी में हम लोग डिड नॉट का यूज करेंगे। देखिए तो पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। उसके बाद अगर नहीं तो रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो डिड नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो जाता है, जाना की मीनिंग क्या हो जाएगी? वो। बस यही आपको लिख देना। बस ये हमारा जो निगेटिव का सेंटेंस है वो देखिए ये एक तरीके से आप सिंपल से तरीके में इसे हल कर सकते हैं। देखिए यानी ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मान लीजिए जैसे प्लूरल का उदाहरण है, जैसे तुम नहीं पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ते हो। देखिए जैसे ये है सॉरी पढ़ते थे है, क्योंकि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट बता रहे हैं। देखिए रिटेन से पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए तुम नहीं पढ़ते थे, जैसे ये है तो इसमें आप हम लोग क्या लिखना है? सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम की मीनिंग क्या होती है? यू। उसके बाद देखिए नहीं है तो इसमें भी हमें डिड नॉट का यूज करेंगे। देखिए डिड नॉट, वो चाहे सिंगुलर का सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल का सब्जेक्ट, सभी में हमें क्या किसका यूज करना है? डिड नॉट का। तो उसके बाद देखिए जो हमारा वर्ब है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। देखिए तो यहाँ पर वर्ब हमारा क्या है? पढ़ना। अब पढ़ना की मीनिंग क्या हो जाएगी? रीड, और रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड ही होता है। देखिए ये जो है हमारा निगेटिव का, देखिए ये सब सिंपल से जो इसका ट्रांसलेशन होता है सिंपल से तरीके में आप इसे कर सकते हैं। देखिए बस आपको ये चीज याद रखना चाहिए। देखिए
इसमें कुछ नहीं होता, जो सब्जेक्ट होता है चाहे सिंगुलर का सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल का सब्जेक्ट, उसमें अगर नहीं आएगा तो डिड नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद जो भी रहेगा अंत में वो लिख देना। देखिए तो ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद देखिए जो हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए ये जो होता है आप जानते ही हैं, जब प्रश्नवाचक वाक्य अगर पहले आएगा तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए ये जो है, अब देखिए इसमें जो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य अगर वो पहले आएगा वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो इसका देखिए रूल होता है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। देखिए तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, डिड। देखिए इसे पहले लिखेंगे, इसके बाद देखिए हमें कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद अगर नहीं रहेगा तो इसके जस्ट बाद क्या लगाएं हम लोग, नॉट। अगर नहीं रहेगा तो हमें इसके बाद नॉट नहीं लगाना, इसीलिए मैं इसको क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। देखिए तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नॉट। अगर नहीं रहेगा तब, अगर नहीं रहेगा तो इसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद देखिए हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी, और उसके बाद सबसे जरूरी चीज क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाना। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि एग्जामिनर छोटी छोटी गलतियों को ज्यादातर देखता है। अगर आपके क्वेश्चन में देखिए अगर सेंटेंस अगर वो देखेगा, अगर बारीक चीजों की अगर वो जांच कर रहा है, तो अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाए हैं तो वो कुछ तरीके समझेगा कि हाँ पढ़ने वाला बच्चा है ये। देखिए ये छोटी से छोटी बारीक चीजों पर ये ध्यान दे रहा है, यानी ये पढ़ने वाला बच्चा है। तो हो सकता है वो आपको पूरा का पूरा नंबर दे दे, चाहे अगर ट्रांसलेशन आपका गलत भी हो तब। लेकिन अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए हैं तो अगर आपका सेंटेंस जो ट्रांसलेशन है वो पूरा एकदम सही भी है, तो अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए तो वो एग्जामिनर जो होता है वो आपका पूरा का पूरा नंबर काट सकता है। देखिए तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद ये है हमारा रूल। अब देखिए मान लीजिए हम लोग इसमें उदाहरण ले रहे हैं, जैसे उदाहरण में क्या तुम या क्या वह जाता है। देखिए ये जो है हमारा ट्रांसलेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है इसकी मीनिंग हम लोग क्या लिखेंगे, डिड। देखिए तो प्रश्नवाचक वाक्य हमारा, देखिए इसकी मीनिंग क्या लिखेंगे हम लोग, डिड। अब देखिए इसके बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। देखिए इसके बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, ही, यानी वह। अब देखिए तो डिड के बाद हमें क्या लिखना है, वह की मीनिंग ही। अब देखिए यहाँ पर डिड ही, अब देखिए यहाँ पर सॉरी अंत में था होगा, वह क्या वह जाता था। देखिए क्योंकि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बना रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, क्या की मीनिंग हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट। अब डेट के बाद देखिए वह जो है, यानी उसके बाद सब्जेक्ट हमें लिखना है। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह की मीनिंग ही होगी, क्योंकि देखिए ये अंत में क्या बता रही है, एक लड़के का सेंस दे रहा है। तो ही, देखिए डिड ही, उसके बाद नहीं इसमें रहेगा तो नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के जस्ट बाद। इसमें देखिए नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, वर्ब। देखिए वर्ब हमारा क्या है इसमें, जाना की मीनिंग गो, और गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है। और अंत में सबसे जरूरी चीज क्वेश्चन मार्क। देखिए ये तो हो गया मान लीजिए हमारा सिंगुलर का उदाहरण। और इसी में देखिए जैसे हमारा है प्लूरल का उदाहरण, क्या तुम या क्या हम पढ़ते थे। देखिए जैसे यह ट्रांसलेशन है, इसमें हमें देखिए क्या की मीनिंग हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, डिड। अब देखिए क्या की मीनिंग क्या लिखेंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम की मीनिंग वी। नहीं अगर रहेगा, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते हैं नहीं, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें क्या लिखना है, नॉट। अगर नहीं रहेगा तब, तो देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी पढ़ना की मीनिंग रीड, पढ़ना की मीनिंग रीड। उसके बाद देखिए रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड ही होगा। अब देखिए इसके बाद अंत में सबसे जरूरी चीज क्वेश्चन मार्क। तो देखिए मैंने आपको जो निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों बता दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद देखिए होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए गेटिव सेंटेंस, देखिए ये जो होता है ये तो आप जानते ही हैं। देखिए जब प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में, तो वो क्या कहलाता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी देखिए हमें कुछ नहीं होता है, प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है अगर ये प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में रहेगा तो उसकी मीनिंग हम लोग पहले लिखेंगे। उसके बाद देखिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है वही हम लोग पूरा लिखते चले आते हैं। जैसे देखिए
इसका जो रूल होता है, रूल देखिए, इसका रूल होता है, देखिए क्वेश्चन मार्क वर्ड की मीनिंग लिखेंगे। देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नहीं रहेगा तो नॉट लिखेंगे, अगर नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखिए हमें क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC, उसके बाद सबसे जरूरी चीज क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। देखिए तो इसका जो रूल है, देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले तो हम लोग क्वेश्चन मार्क जो वर्ड होता है उसकी मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नहीं रहेगा तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC, उसके बाद अंत में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। देखिए ये तो है हमारा इसका रूल। अब मान लीजिए जैसे उदाहरण में है, उदाहरण में जैसे वह क्यों जाता है, वह क्यों जाता था। देखिए क्योंकि यह हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का, देखिए पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बना रहे हैं। देखिए यानी ये टेंस वही है, तो हम लोग इसमें उदाहरण वही लेंगे। देखिए तो वह क्यों जाता है, देखिए तो जो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है इसकी मीनिंग हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो क्यों की मीनिंग वाई। देखिए वाई के बाद हमें क्या लिखना है, चाहे जो सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर का सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल का सब्जेक्ट, उसमें हम लोग डिड का यूज करेंगे। अगर देखिए नहीं रहेगा, जो निगेटिव होता है उसमें हम लोग डिड नॉट सभी में यूज करते हैं, और जो इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारा जो होता है उसमें डिड का पहले यूज करते हैं। अगर नहीं रहता है तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट का यूज करते हैं। देखिए वो तो मैं उसके पहले बता चुका हूँ। देखिए ये जो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, देखिए क्यों की मीनिंग यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है यानी क्वेश्चन मार्क वर्ड, उसकी मीनिंग हम लोग पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह की मीनिंग ही। उसके बाद हमें क्या लिखना है, देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए तो वर्ब हमारा क्या है, जाना। अब जाना की मीनिंग क्या हो जाएगी इसमें, गो, तो गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होगा। देखिए अंत में सबसे जरूरी चीज क्वेश्चन मार्क लगाना। देखिए ये हो गया हमारा, मान लीजिए देखिए एक सिंगुलर का उदाहरण। देखिए उसके बाद जो प्लूरल का उदाहरण है, जैसे तुम क्यों नहीं खेलते थे, तुम क्यों नहीं खेलते थे। देखिए ये जो है हमारा, देखिए ट्रांसलेशन, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन मार्क वर्ड की मीनिंग लिखें, तो क्यों की मीनिंग क्या हो जाएगी, वाई। अब देखिए वाई के बाद चाहे जो भी सब्जेक्ट रहेगा, देखिए चाहे सिंगुलर का सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल का सब्जेक्ट, उसमें हम लोग डिड का यूज करेंगे ही। तो देखिए वाई के बाद हमारे हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम की मीनिंग यू, नहीं है तो इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, नॉट का। उसके बाद देखिए खेलते हैं, तो देखिए खेलते यानी ये एक हमारा मेन वर्ब है। मेन वर्ब की मीनिंग देखिए जो खेलना होता है, खेलना की मीनिंग क्या हो जाएगी, प्ले, और प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले ही होता है। तो देखिए उसके बाद अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना सबसे जरूरी चीज है। देखिए तो मैंने आपको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए मैंने आज आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो था मैंने देखा, अब आज मैंने आपको इसे पूरा बता दिया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे।